बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो इसका हम आज नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे, हर बेसिक पॉइंट, हर कम्प्लेक्स पॉइंट हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो दोनों ही के लिए ये लेक्चर क्या होगा, बेनिफिशियल। क्योंकि इस लेक्चर में हर बेसिक पॉइंट, हर कम्प्लेक्स पॉइंट क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो ए से लेकर जेड तक इंशाल्लाह हम हर बेसिक हर कम्प्लेक्स पॉइंट हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चाहे आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए 100% क्या है, बिल्कुल है। या आप कोई भी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल है। तो दोनों साइड को ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो अगर आप लेक्चर चैनल पर नए हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना, ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसलिए सबसे पहले मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है ताकि लेक्चर थोड़ा छोटा बन सके। मैं पहले लिख लेता हूँ, इसलिए सीक्वेंस के साथ फिर अच्छे वेल डिफाइंड नोट्स भी मिल जाते हैं। तो इसलिए मैं पहले लिख लेता हूँ, बाद में लेक्चर से रिकॉर्ड करता हूँ। अब क्या है, सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आप सिंपल समझोगे, अगर आपने मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का लेक्चर देखा होगा, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल आपको आता है। सिंपल आपने कन्वर्जन करनी है। वहां पर मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, उसी तरह फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था, डिटेल से पढ़ाया था, हर पॉइंट वहां पर मैंने डिस्कस किया था। मैग्नेटिक फ्लक्स भी उसी तरह, अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिटेल से पढ़ा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल आसान है उसी तरह। अब सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब क्या है? फ्लक्स का मतलब क्या है, फ्लो। किसी भी जगह से किसी भी चीज का गुजरना, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या है, किसी भी चीज का फ्लो, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स। तो इसलिए जब इसको लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब लेट्स सपोज स्कूल छुट्टी हो जाता है, तो गेट से बहुत सारे स्टूडेंट बाहर निकलते हैं, तो इसलिए गेट से स्टूडेंट का निकलना ये क्या है, फ्लक्स। या किसी भी जगह से किसी चीज का गुजरना, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स, मतलब फ्लो। किसी भी चीज का फ्लो, किसी चीज से गुजरना, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स। तो फ्लक्स का लफ्जी मानी क्या है, फ्लो। अब सिंपल डिफिनेशन क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स का, जो सिंपल डिफिनेशन है वो क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ये आपके साथ ब्लैक में मैंने क्या बनाया, एक एरिया बनाया, एक सरफेस एरिया बनाया है, एक नॉर्मल एरिया बनाया है, और यहाँ पर जो ब्लैक है ना, ये ब्लैक से मैंने क्या बनाया है, वहां पर वेक्टर एरिया। अब वेक्टर एरिया मैं आपको समझाता हूँ कि वेक्टर एरिया है क्या। सिंपल आपने ये समझना है कि ये जो ब्लैक है ये वेक्टर एरिया, बाकी जो ब्लू से मैंने बनाया है ये क्या है, बी के ऊपर ये वेक्टर का सिंबल है, तो ये बी क्या है, जो ब्लू से मैंने बनाया ये लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो किसी भी एरिया से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का गुजरना, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स समझ आ गया, फ्लक्स का मतलब क्या है, फ्लो। तो अब यहाँ पर क्या है, इस सरफेस से क्या गुजर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रहा है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंपल डिफिनेशन क्या है, किसी भी एरिया से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का गुजरना, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसलिए किसी भी एरिया से जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरता है, उसको हम क्या नाम देंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसलिए नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, किसी भी एरिया से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का गुजरना, उसको हम क्या नाम देंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब वेक्टर एरिया क्या है, याद रखना, ये वेक्टर एरिया हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी हमने पढ़ा था और मैग्नेटिक फ्लक्स में हम भी पढ़ रहे हैं। वेक्टर एरिया सिंपल क्या है, किसी भी नॉर्मल एरिया, सरफेस एरिया, जो आपके साथ सिंपल एक स्केलर क्वांटिटी, ये ब्लैक क्या है, एक एरिया है। किसी भी नॉर्मल एरिया को वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए उसके साथ हम क्या आसान करते हैं, एक वेक्टर एरिया। तो वेक्टर एरिया क्या है, ये क्या है, किसी भी सरफेस एरिया, नॉर्मल एरिया को वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करना, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसके साथ क्या लगाते हैं, वेक्टर एरिया लगाते हैं। तो वेक्टर एरिया का जनरल कंसेप्ट क्या है, किसी भी सरफेस एरिया, नॉर्मल एरिया को वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करना, उसको हम क्या नाम देते हैं, वेक्टर एरिया। उसके साथ क्या लगाते हैं, वेक्टर एरिया लगा देते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, वेक्टर एरिया। अब वेक्टर एरिया क्या है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक। तो वेक्टर एरिया क्या है, विजुअल और इमेजिनरी वेक्टर गिवन टू विद एरिया, गिवन विद एरिया। तो आपके साथ एक एरिया है, किसी भी एरिया के साथ विजुअल, याद रखना एक किस्म का विजुअल है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। ये वेक्टर एरिया क्या है, विजुअल और इमेजिनरी, ये खुद हम इमेजिन करते हैं। लेट्स सपोज ये क्या है, एक बुक है, ये बुक क्या है, इस बुक को, ये क्या है, एक पूरा सरफेस है, एक पूरा सरफेस है, इसको अगर अपने वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करना है, तो इसके साथ हम इमेजिनरी या विजुअल खुद लगाते हैं, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। खुद इसके साथ हम क्या करते हैं, एक वेक्टर एरिया लगाते हैं। इस वेक्टर एरिया का मकसद क्या है, इस पूरा सरफेस एरिया को वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करना, तो इसलिए इसके साथ हम क्या लगाते हैं, इमेजिनरी वेक्टर एरिया लगाते हैं। तो इसलिए वेक्टर एरिया क्या है, अगर कोई आपसे पूछे वेक्टर एरिया क्या है, विजुअल और इमेजिनरी वेक्टर, ये किस्म का विजुअल या इमेजिनरी वेक्टर होता है जो हम किसी भी सरफेस एरिया के साथ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, उस एरिया को वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करना। अब जो वेक्टर एरिया है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक,
इसलिए मैं वेक्टर एरिया को अच्छी तरह समझा रहा हूँ। अक्सर स्टूडेंट को वेक्टर एरिया का समझ नहीं आता है, तो इसलिए वेक्टर एरिया कहते हैं किसको। अब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक, वेक्टर एरिया के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एन एरिया ऑफ एरिया वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर इज इक्वल टू द एरिया रिप्रेजेंटेड बाय दैट एरिया वेक्टर। ये क्या है? एक सरफेस है। याद रखना, इस सरफेस को अगर आपने वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करना है तो उसके साथ आप क्या लगाओगे? वेक्टर एरिया। क्या उसके साथ लगाओगे? वेक्टर एरिया। याद रखना, जितना इस सरफेस का क्या होगा? सरफेस एरिया होगा, जितना ये क्या होगा? इसका सरफेस एरिया होगा। क्या मिल रखा है? जितना भी इसका मैग्नीट्यूड होगा, इस एरिया का, इस सरफेस एरिया का, नॉर्मल एरिया का जितना भी मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर एरिया का भी उतना क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए। किस तरह? मैंने यहाँ पर लिखा है, ये वेक्टर एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेट सपोज इसका जो मैग्नीट्यूड है मैं कहता हूँ कि 30 है, सही है। ये इसका एरिया क्या है? 30 है, सही है। एरिया इसका क्या है? 30, मतलब 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सरफेस एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सरफेस एरिया को, नॉर्मल एरिया को वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करना, हमने क्या लगाया? उसके साथ वेक्टर एरिया लगाया। अब इस वेक्टर एरिया का भी मैग्नीट्यूड उतना ही होना चाहिए जितना इस सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड है। फर्स्ट पॉइंट इसका वेक्टर एरिया की अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछा है तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है वेक्टर एरिया का? वेक्टर एरिया का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये कि कोई भी सरफेस एरिया है, अगर आपने उसको वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करना है तो उसके साथ आप एक इमेजिनरी वेक्टर लगाते हो। उस इमेजिनरी वेक्टर का भी उतना ही मैग्नीट्यूड होना चाहिए जितना इस सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड है। तो अगर इस सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड क्या है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेट सपोज हम अज्यूम करते हैं कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस वेक्टर एरिया का भी मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा क्या है? वेक्टर एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी सरफेस एरिया को वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करना, उसके साथ हम वेक्टर एरिया असाइन करते हैं। अब उस वेक्टर एरिया, जो वेक्टर एरिया हम असाइन करते हैं किसी भी सरफेस एरिया के साथ, वो वेक्टर एरिया हमेशा उस सरफेस एरिया के साथ क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। जिस तरह ये बुक क्या है? एक सरफेस एरिया है, इसको मैंने वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करना है तो इसके साथ मैं क्या लगाऊंगा? एक वेक्टर एरिया लगाऊंगा, और वो वेक्टर एरिया इस सरफेस एरिया के साथ क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये क्या है? इसका सेकंड बात है। जिस तरह ये क्या है? एक सरफेस एरिया है, इसको मैं वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये वेक्टर एरिया क्या है? मैंने उसके साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर लगाया हुआ है, परपेंडिकुलर लिखा हुआ है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? उसके साथ कितना डिग्री एंगल बनाना चाहिए? 90। एक बात और, वेक्टर एरिया आप दरम्यान में भी लगा सकते हो, वेक्टर एरिया आप यहाँ पर भी लगा सकते हो। जिस तरह यहाँ पर सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना वेक्टर एरिया होगा, मतलब सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा वेक्टर एरिया का उतना मैग्नीट्यूड भी होगा। मतलब सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड और वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होने चाहिए। ये वेक्टर एरिया लाजमी नहीं है कि आप दरम्यान में लगा सकते हो, ये वेक्टर एरिया आप यहाँ पर भी लिख सकते हो सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये वेक्टर एरिया आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। तो इसलिए एक सरफेस एरिया, एक प्लेन सरफेस एरिया को वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए उसके साथ हम एक वेक्टर एरिया लगाते हैं और परपेंडिकुलरली। तो इसलिए यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो। तो जिधर भी आप लिखते हो आपकी मर्जी है, लाजमी नहीं कि आप दरमियान में लिखते हो। तो ये वेक्टर एरिया का क्या हो गया? कुछ इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स सबसे पहले किस चीज पर डिपेंड करता है? याद रखना, मैग्नेटिक फ्लक्स का मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। सबसे पहले इस फार्मूले को आप समझो कि मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का, सॉरी मैं मैग्नेटिक फील्ड कह रहा हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू वेक्टर एरिया। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड का और वेक्टर एरिया का। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या बन गया? मैग्नेटिक फील्ड इनटू वेक्टर एरिया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स किस चीज पर डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किस चीज पर डिपेंड करता है? जो इसके फार्मूले में जो भी पैरामीटर शामिल होंगे मैग्नेटिक फ्लक्स भी उसी चीज पर डिपेंड करता है। तो इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स का मैग्नेटिक फील्ड के साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी भी एरिया से जितने भी ज्यादा गुजरेंगे उतना मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? ज्यादा होगा। या जितना भी कम लाइन्स किसी भी एरिया से गुजरेंगे तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? कम होगा। इसके बाद क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का वेक्टर एरिया के साथ भी क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब वेक्टर एरिया का और मैग्नेटिक फ्लक्स का यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट भी हो रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का और वेक्टर एरिया दोनों का क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। क्यों डायरेक्ट रिलेशन है? जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना वेक्टर एरिया भी ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी भी सरफेस एरिया को वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों सरफेस एरिया और वेक्टर एरिया दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उससे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगे? ज्यादा गुजरेंगे। तो सरफेस एरिया का ज्यादा होने का मतलब क्या है? उसका वेक्टर एरिया भी उतना ज्यादा होगा। तो इसलिए फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेक्टर एरिया के साथ भी क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। अगर वेक्टर एरिया ज्यादा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज्यादा होगा, वेक्टर एरिया कम होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? कम होगा। तो इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया इन दोनों पर डिपेंड करता है और दोनों के साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। अब तीसरा क्या है? एंगल विद एक्स कंपोनेंट। यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है
कि डॉट को जब हम रिमूव करते हैं तो उसकी जगह क्या लिखते हैं, कोस थीटा। याद रखना जब भी हमने डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ा है और क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ा है, तो इसलिए डॉट को रिमूव करने के लिए हम कौन सा एंगल यूज करते हैं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं, कोस थीटा यूज करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एरिया इनटू कोस थीटा। सही है, ये आप क्या है। अब यहाँ पर किस एंगल पर, एंगल विद एक्स कंपोनेंट। याद रखना मैग्नेटिक फील्ड किस एंगल पर, एंगल विद एक्स कंपोनेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो एंगल एक्स कंपोनेंट के साथ बन रहा है उसी पर मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है। किस तरह, यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया। अब मैंने लिखा है जो कोस थीटा है ना, ये एंगल जो थीटा है कोस थीटा, ये किसके दरमियान है, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान ये एंगल है। तो मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान ये एंगल, ये अक्सर आपसे पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि एंगल किसके दरमियान है। तो एंगल किसके दरमियान है, मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान ये एंगल। अब मैंने आपको बताया कि थर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स किस चीज पर डिपेंड करता है, एंगल विद एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट के साथ जो एंगल बन रहा होता है। तो यहाँ पर देखना, ये आपके साथ एक सरफेस एरिया है और इस सरफेस एरिया को वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या बनाया, ब्लू से वेक्टर एरिया, और जो ब्लैक से क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही है। अब देखना यहाँ पर एंगल, ये जो एंगल बन रहा है, अब ये क्या है, एक्स कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह गुजर रही है। याद रखना एक हमारे साथ क्या है, एक्स कंपोनेंट होता है और एक वाई, मतलब ये क्या है, वाई कंपोनेंट। जो वर्टिकल होता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, वाई, और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्स कंपोनेंट होता है। तो एक्स कंपोनेंट के साथ हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं, कोस थीटा यूज करते हैं, और वाई के साथ कौन सा यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा है, यहाँ पर जो हम एंगल ले रहे हैं, एंगल किसके दरमियान है, मैंने अभी बता दिया मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के। ये आपके साथ वेक्टर एरिया है, ये ब्लू से जो मैंने बनाया, तो एंगल किसके दरमियान है, मैग्नेट वेक्टर एरिया, और ये ब्लैक से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो एंगल किसके दरमियान बन रहा है, वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल बन रहा है। ये भी आपको समझ आ रहा है। और दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स कंपोनेंट के साथ ये एंगल यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हॉरिजॉन्टल मूव करे, तो ये एंगल हम क्या कर रहे हैं, इस एक्स कंपोनेंट के साथ बना रहे हैं। ये एंगल कौन सा वाला है, एक्स कंपोनेंट वाला है। ये वाई वाला कंपोनेंट एंगल हम नहीं ले रहे, ये ऊपर वाला कौन सा एंगल है, वाई कंपोनेंट वाला एंगल। तो इसलिए एंगल विद एक्स कंपोनेंट क्या है, हम हमेशा कौन सा एंगल लेते हैं, जो एक्स कंपोनेंट के साथ बना रहा होता है। तो ये एंगल कौन सा है, एंगल विद एक्स कंपोनेंट। इस बात को आपने याद रखना है। तो इसलिए एंगल विद एक्स कंपोनेंट पर मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है, जो ये एंगल बन रहा है ये एक्स कंपोनेंट के साथ बन रहा है, जबकि यहाँ पर अगर एंगल बनता है ये वाला एंगल अगर हम लेते तो ये एंगल कौन सा है, एंगल विद वाई कंपोनेंट। तो इसलिए हम एंगल विद वाई कंपोनेंट नहीं ले रहे, एंगल विद एक्स कंपोनेंट ले रहे। क्यों, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी एक्स वाला यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला भी आपको समझ है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू वेक्टर एरिया। सही है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, या इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों, जब आप दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, स्केलर प्रोडक्ट आता है, स्केलर आता है। तो आपको सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के, वहां पर हमने क्या पढ़ा कि जब भी हम दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जब भी आप दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, स्केलर आता है। तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का दूसरा डिफिनेशन भी आप कर सकते हो। मैग्नेटिक फ्लक्स का दूसरा डिफिनेशन आप किस तरह, आप मैथमेटिकल डिफिनेशन भी कर सकते हो, मतलब इस फार्मूले से भी आप डिफाइन कर सकते हो। एक जनरल डिफिनेशन था, अब फार्मूले से भी आप सिंपल डिफाइन कर सकते हो कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या कह सकते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के दरमियान जो आपके साथ वेक्टर एरिया, तो यहाँ पर आप वेक्टर एरिया लिख देना। तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, यहाँ पर मैंने सिंपल एरिया लिखा है तो क्या लिख देना, वेक्टर एरिया। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आप लोगे तो उससे क्या हासिल होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। आपके साथ एक और डिफिनेशन आ गया। तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट की जगह आप स्केलर प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। तो इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। ये इसका सेकंड डिफिनेशन। थर्ड डिफिनेशन आप इस तरह भी लिख सकते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। आपको मैंने समझाया कि जो वेक्टर एरिया में हम कौन सा एंगल लेते हैं, हम वो एंगल लेते हैं जो एक्स कंपोनेंट के साथ बन रहा होता है, ए कोस थीटा लेते हैं। क्या है यहाँ पर, क्या है ये, लेट सपोज मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। ये क्या है, लेट सपोज एक वेक्टर एरिया है। इस वेक्टर एरिया को अगर आपने रिजोल्व करना है इसके कंपोनेंट, तो इसका एक एक्स कंपोनेंट बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, वाई कंपोनेंट बन जाएगा। ये इसका एक्स या के साथ एक वेक्टर एरिया, इसका वाई कंपोनेंट, इसका एक्स कंपोनेंट। इसका एक्स कंपोनेंट के साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, ए कोस थीटा। ए कोस थीटा लिख देना। सही है, ए कोस थीटा समझ आ रहा है। जबकि वाई कंपोनेंट के साथ क्या आएगा, ए साइन थीटा। तो इसलिए हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा ले रहे हैं, कौन सा एंगल ले रहे हैं, जो एक्स कंपोनेंट के साथ बन रहा है। जो एक्स कंपोनेंट के साथ एंगल बन रहा है तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी क्या लेंगे, ए कोस थीटा। तो वेक्टर एरिया का हम कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं,
एक्स वाला कंपोनेंट क्या है, एक्स वाला कंपोनेंट ए कोस थीटा है। तो इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्म है वो इस तरह भी लिखा होता है, इस तरह भी लिखा होता है, इस तरह भी लिखा होता है। तो इसलिए जो कोस थीटा है वो क्या है, हम ए वेक्टर एरिया का दोनों कंपोनेंट नहीं लेते, वेक्टर एरिया का हम सिंपल वो वाला कंपोनेंट लेते हैं, ए कोस थीटा वाला कंपोनेंट लेते हैं, ए साइन थीटा वाला कंपोनेंट नहीं लेते। तो इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। या इसको आप इस तरह वर्डिंग में भी लिख सकते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये क्या है आपके साथ बी, इसको हम क्या कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय ए कोस थीटा। इसको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर विच इज पैरेलल टू बी, मतलब कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या हो, पैरेलल हो। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड ये वेक्टर एरिया है, आपको नजर भी आ रहा है, ये वेक्टर एरिया है और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही बिल्कुल ए के साथ क्या है, पैरेलल है। यहाँ पर मैंने सरफेस इस तरह बनाया है, अगर आप इस सरफेस में देखोगे तो यहाँ पर जो इस सरफेस में देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया में क्या है, एक किस्म का पैरेलल रिलेशन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन और वेक्टर एरिया दोनों क्या है, पैरेलल। तो इसलिए आप कह सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ये क्या है, ए वेक्टर है, विच इज पैरेलल टू द बी। सही है, इस तरह भी लिख सकते हो। तो इस तरह ये आप इसको फार्मूले को इस तरह वर्डिंग में भी लिख सकते हो, किसी भी फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये फॉर्म, ये फॉर्म, ये फॉर्म, तमाम फॉर्म आपने याद रखना है। अब इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट सिंपल आप फार्मूले से निकाल सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, टेस्ला, तो इसलिए मैंने टेस्ला लिख लिया। और वेक्टर एरिया, किसी भी एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो इसलिए टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, एक यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स का ये बन गया। फर्स्ट यूनिट क्या है, टेस्ला मीटर स्क्वायर, एक यूनिट ये बन गया। दूसरा यूनिट क्या है, टेस्ला किसके इक्वल है, आपने पढ़ा भी होगा टेस्ला, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। वहां पर मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था कि एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। सही है, अगर एंगल क्या हो 90 हो तो ये साइन थीटा खत्म हो जाता है, तो क्या आ जाता है। अब यहाँ पर अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है तो मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल आएगा, फोर्स इंटू करंट इंटू लेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। इससे पिछले लेक्चर में मैंने फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर दिया था, वहां पर मैंने टेस्ला हर रिलेशन बताया था। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या बन जाएगा, फोर्स की जगह क्या आएगा न्यूटन, करंट की जगह क्या आएगा एम्पेयर, लेंथ की जगह क्या आएगा मीटर। तो यहाँ पर मैंने लिखा है न्यूटन एम्पेयर मीटर। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, करंट का यूनिट क्या है एम्पेयर, लेंथ का यूनिट क्या है मीटर। तो इसलिए टेस्ला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है टेस्ला, और टेस्ला किसके इक्वल है, न्यूटन डिवाइडेड बाय एम्पेयर पर मीटर। से न्यूटन डिवाइडेड बाय एम्पेयर पर मीटर, डिवाइडेड बाय एम्पेयर और मीटर। अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे तो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, तो इसलिए टेस्ला इसके इक्वल है। अब टेस्ला की जगह इसको लिख देना, सही है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, टेस्ला की जगह मैंने क्या लिख लिया, न्यूटन डिवाइडेड बाय एम्पेयर इंटू मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर मैंने लिख लिया जिस तरह यहाँ पर। टेस्ला किसके इक्वल था, टेस्ला इसके इक्वल, इस चीज के इक्वल है। तो मैंने टेस्ला की जगह क्या लिख लिया, न्यूटन डिवाइडेड बाय एम्पेयर इनटू मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर। यही मीटर स्क्वायर मैंने लिख लिया, ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो क्या बच जाएगा, न्यूटन, ये एम्पेयर ऊपर चला जाएगा, न्यूटन पर एम्पेयर और मीटर। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का दूसरा यूनिट। फर्स्ट यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर, सेकंड यूनिट न्यूटन पर एम्पेयर और मीटर। ये क्या है, हमने इस रिलेशन से निकाला कि टेस्ला किसके इक्वल है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो इसलिए इसको आपने याद रखना है। अब इसके बाद क्या है, बेस यूनिट। अक्सर एमसीक्यूज में आता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द बेस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का बेस यूनिट क्या है, सिंपल, न्यूटन किसके इक्वल है, न्यूटन आपको याद है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर सिंपल न्यूटन की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, न्यूटन की जगह क्या लिख देना, किलोग्राम मीटर, यहाँ पर एक मीटर ये है और एक मीटर ये है, तो ये 2 मीटर बन जाएंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके साथ ये क्या है, इसका बेस यूनिट बन गया। क्या बन गया, बेस यूनिट। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब उसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स के हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब है, मिनिमम कब है, या पॉजिटिव किस तरह हो सकता है, नेगेटिव किस तरह हो सकता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, किसी भी एरिया से कब मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे। फर्स्ट केस मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। और वहां पर मैंने आपको बताया जो कोस थीटा, ये जो एंगल है ये किसके दरमियान है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के दरमियान। किसके दरमियान, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के दरमियान। वहां पर मैंने क्या लिखा कि बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, मैंने ये लिखा, ऊपर एरो लिखा हुआ था। तो इसलिए जो ये एंगल होता है वो किन दो दरमियान के दरमियान, हम हमेशा किन दो पैरामीटर के दरमियान हम लेते हैं, हमेशा याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और
एरिया वेक्टर, इन दोनों के दरमियान लेते हैं। हम एंगल कभी भी सरफेस या नॉर्मल एरिया के दरमियान नहीं लेते। अभी मैं समझाता हूँ सरफेस एरिया क्या है या नॉर्मल एरिया क्या। तो सिंपल आपने एक बात समझ लिया कि एंगल हमेशा किन के दरमियान होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर, दोनों वेक्टर के दरमियान। कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के दरमियान हम हमेशा एंगल क्या करेंगे, लेंगे, इन दोनों का एंगल लेंगे, बाकी सरफेस एरिया का नहीं लेंगे। अब सरफेस एरिया क्या है, तो मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, फर्स्ट केस जब थीटा क्या हो, जीरो, जब थीटा क्या होगा, जीरो होगा, मतलब बिटवीन बी एंड ए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर, जब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो, तब क्या होगा, फ्लक्स क्या आएगा, मैक्सिमम। ये जो आपके साथ मैंने थीटा लिखा है, ये मैं बाद में समझाता हूँ। ये सिंपल क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर मैंने लिखा है मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कोस 0। जब मैंने क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो, तो तब वहां पर क्या होगा, 0 डिग्री होगा, तो वहां पर फ्लक्स क्या आएगा, मैक्सिमम, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो इसलिए 1 आप बी ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, बी ए, मतलब फ्लक्स क्या आएगा, मैक्सिमम, जब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल क्या हो, 0 डिग्री। आप कह सकते हो जब दोनों क्या हो, पैरेलल, दूसरे अल्फाज में कह सकते हो जब दोनों क्या हो, पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल हो, उन दोनों के दरमियान एंगल क्या हो, 0 डिग्री, एंगल क्या हो, 0 डिग्री, तब आप कह सकते हो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम आएगा। अब यहाँ पर एक एरिया है, ये क्या है, जो मैंने ब्लू से बनाया है, इसको हम क्या नाम देंगे, सिंपल सरफेस एरिया। जिस तरह मैंने आपको बुक से, एक नोटबुक से समझाया था, ये क्या है, एक सरफेस एरिया है। ये क्या है, एक सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया का दूसरा नाम क्या है, नॉर्मल एरिया, प्लेन एरिया, ये सारे एक जैसे नाम है। हर बुक में मुख्तलिफ नाम यूज किया, किसी ने सरफेस, किसी ने नॉर्मल, किसी में प्लेन एरिया यूज किया, तो सिंपल सरफेस एरिया में यूज कर रहा हूँ। अब ये क्या है, एक सरफेस एरिया। इस सरफेस एरिया को आप वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करोगे। किस तरह वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करोगे, अगर आपने किसी भी सरफेस एरिया को वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करना है तो उसके साथ आप क्या करोगे, एक वेक्टर एरिया असाइन करोगे, इमेजिनरी हाइपोथेटिकल वेक्टर एरिया उसके साथ क्या करोगे, असाइन करोगे उसको वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये पूरा क्या हो गया, सरफेस एरिया। तो इसलिए मैंने क्या बताया कि एंगल हमेशा किसके दरमियान होता है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के दरमियान, सरफेस के दरमियान नहीं होता। ये सरफेस एरिया के दरमियान, ये जो एरिया है ये कौन सा है, वेक्टर एरिया है, सही है। आपके साथ ये सरफेस एरिया है जिसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया, और ये ब्लैक क्या है, वेक्टर एरिया। इस सरफेस एरिया को क्या है, वेक्टर तौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक वेक्टर एरिया उसके साथ लगा लिया। तो इससे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है। तो आपको नजर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड एरिया और वेक्टर एरिया के दरमियान, मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल क्या है, 0 डिग्री, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि दोनों क्या है, इस तरफ पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या है, पैरेलल है, दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो तब जब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल 0 होगा, दोनों पैरेलल होंगे, तब आपके साथ फ्लक्स क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। क्यों, आपको मैथमेटिकल तौर पर भी मैंने आपको बता दिया कि कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम आएगा। मगर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ बुक्स में क्या है, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए, मतलब क्या है ये भी आपने समझना है। हम एंगल किसके, मैंने आपको पहले ही बता दिया, एंगल किसके दरमियान हमेशा होता है, दोनों वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के दरमियान हम एंगल लेते हैं। सरफेस एरिया के मतलब सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के दरमियान हम कभी भी एंगल नहीं लेते, दोनों वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर के दरमियान हम एंगल लेते हैं। मगर थीटा क्या हो, 90 डिग्री, थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। कब, जब एंगल हम क्या लेंगे, सरफेस एरिया, प्लेन एरिया या नॉर्मल एरिया के दरमियान। जब हम एंगल किसके दरमियान लेंगे, सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के दरमियान जब हम एंगल लेंगे, तो वहां पर फिर थीटा क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90। जब थीटा क्या होगा, 90, तो फिर यहाँ पर ये पूरा फार्मूला चेंज होगा, बी ए की जगह क्या आएगा, पूरा फार्मूला फिर क्या होगा, चेंज होगा। तो इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग के लिए कभी कभी एमसीक्यूज में क्या आता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों क्या हो, पैरेलल हो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है। मगर अगर वो आपसे पूछे हम वेक्टर एरिया का मतलब एंगल किसके दरमियान लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल लेते हैं। तो इसलिए जब एंगल क्या हो, 0 डिग्री इन दोनों के दरमियान, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आता है, मैक्सिमम। मगर कभी कभी वो पूछता है, ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एंगल इन दोनों के दरमियान लेते हैं, एंगल सरफेस एरिया के दरमियान कभी भी नहीं लेते। ये सिंपल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है कि बिटवीन सरफेस एरिया या प्लेन एरिया, नॉर्मल एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, जब हम सरफेस एरिया के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड एरिया के दरमियान एंगल लेते हैं, तब एंगल क्या होना चाहिए, 0, क्या होना, सॉरी, एंगल क्या होना चाहिए, थीटा क्या होना चाहिए, 90, तब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा, मैक्सिमम। मगर जो रियल केस है वो ये वाला है, सही, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। दूसरा क्या है, उसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम कब होगा, उसी तरह इसको अपोजिट करो, मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम कब होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम होगा जब आप क्या होगा, थीटा क्या हो, 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री का मतलब क्या है, जब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल क्या होगा, मतलब 90 डिग्री। आप कह सकते हो कि जब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर। ये क्या है, परपेंडिकुलर का
साइन ए, मतलब दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा हो, 90 बन रहा हो। यहाँ पर अभी मैं लिख रहा हूँ किस तरह दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर। लेट्स सपोज ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पर अगर आप ये एरिया है ना, इस एरिया को आप क्या कर दो, सिंपल पैरेलल कर दो। जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल क्या हो, 90 डिग्री। किस तरह, यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, एक एरिया बना दिया। ये सरफेस, ये क्या है आपके साथ, एक सरफेस एरिया है। इस सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेक्टर एरिया इसके परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। आपके साथ क्या बन गया, वेक्टर एरिया बन गया। सही है, तो आपको नजर आ रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और ये क्या है, एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया, ये आपके साथ क्या है, एरिया वेक्टर, और ये आपके साथ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। आप ऊपर नीचे भी देख सकते हो, ये जो ब्लैक से ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड गुजर है। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो एरिया क्या है, पैरेलल। एरिया क्या है, बिल्कुल, मतलब एरिया क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, बिल्कुल इस तरह पैरेलल रखा हुआ है। तो जब आप क्या समझ सकते हो कि जब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो, दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा हो, 90 डिग्री। जिस तरह पर ये मैंने सरफेस एरिया बनाया, तो तब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो इसलिए आप मैथमेटिकल रिलेशन भी लिख सकते हो कि आप प्रूव कर सकते हो कि बी ए कोस 90, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो जीरो को बी ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा, जीरो। तो इसलिए मैथमेटिकली भी हमने प्रूव कर लिया। मगर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि थीटा क्या होगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम होगा, आपने बात समझ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल क्या होना चाहिए, 90। रियल केस ये है, मगर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थीटा क्या होना चाहिए, जीरो। मिनिमम फ्लक्स में सेकंड केस क्या है, जो पॉसिबल केस है कि थीटा जीरो होना चाहिए जब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और सरफेस एरिया के दरमियान एंगल क्या होगा, जीरो। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और सरफेस एरिया के दरमियान एंगल क्या हो, जीरो। ये आपके साथ क्या है, सरफेस एरिया। ये आपके साथ क्या है, एक सरफेस एरिया, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सरफेस एरिया इस तरह है और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी तरह है। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, उसी तरह जा रहा है, और ये सरफेस एरिया है। तो दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 0 डिग्री है। दोनों के दरमियान एंगल क्या है, जीरो। मतलब दोनों क्या है, पैरेलल है। दोनों क्या है, सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पैरेलल है। तो आपने याद रखना है कि कब मिनिमम फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम। ये आपने कंफ्यूजन है कि यहाँ पर भी मैंने पैरेलल कहा है, यहाँ पर भी। यहाँ पर पैरेलल का मतलब मैंने क्या कहा है, पैरेलल क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल होने चाहिए। इस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये रियल केसेस आपने याद रखना है। रियल केसेस क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर पैरेलल होने चाहिए। और मिनिमम फ्लक्स कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर दोनों क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए 90 डिग्री, जब उनके दरमियान एंगल होगा। तो फ्लक्स क्या आएगा, मिनिमम। मैथमेटिकल तौर पर भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और केस है कि जब थीटा क्या हो, जीरो। कब जीरो आएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और सरफेस एरिया के दरमियान एंगल क्या होगा, जीरो। तो फ्लक्स क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो ये दो केस हो गया। अब फ्लक्स एट एनी एंगल, किसी भी एंगल पर आप फ्लक्स देख सकते हो। अब किसी भी एंगल का मतलब क्या है कि फ्लक्स पॉजिटिव कब आएगा, याद रखना, फ्लक्स पॉजिटिव तब आएगा जब थीटा क्या होगा, 90 से ग्रेटर होगा। थीटा क्या होगा, 90 से ग्रेटर होगा, क्योंकि 90 पर आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल क्या है, जब क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर जब दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो तो एंगल 90 होता है और फ्लक्स क्या होता है, जीरो। तो इसलिए याद रखना, थीटा 90 से ग्रेटर होना, मतलब थीटा क्या हो, 90 से लेसर। ये क्या है, लेसर। मगर जीरो से क्या होना चाहिए, ग्रेटर या जीरो के इक्वल। जीरो से ग्रेटर या जीरो के इक्वल होना चाहिए, तब फ्लक्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्योंकि आपको याद रखना है कि कोस की वैल्यू क्या है, जीरो से नीचे 90 से कम वैल्यू वो सारी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। 90 से ज्यादा वैल्यू क्या होगी, वो क्या होगी, नेगेटिव। तो फ्लक्स क्या आएगा, पॉजिटिव कब आएगा, जब थीटा क्या हो, 90 से कम होगा, मगर थीटा जीरो से ग्रेटर या जीरो के इक्वल होना चाहिए। अब इसके बाद फ्लक्स नेगेटिव। फ्लक्स नेगेटिव कब होगा, जब थीटा क्या होगा, 180 से लेसर होगा या 180 के इक्वल होगा। 180 से लेसर या 180 के इक्वल फ्लक्स उस केस में नेगेटिव होगा। आप कह सकते हो थीटा इज लेसर देन 180 या इक्वल टू 180 डिग्री, बट क्या होगा, ग्रेटर देन 90 और इक्वल टू 90। इस केस में फ्लक्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फ्लक्स नेगेटिव कब होगा, जब कोस थीटा की वैल्यू क्या हो, 180 से ज्यादा या 180 के इक्वल, मगर 90 से क्या होना चाहिए, मतलब थीटा की वैल्यू 180 से, सॉरी 180 से क्या होगा, लेसर या 180 को इक्वल। ये क्या है, थीटा की वैल्यू क्या हो, फ्लक्स नेगेटिव कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से कम हो या 180 के इक्वल हो, मगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा या 90 के इक्वल होगा, तब फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। क्योंकि आपको थीटा वैल्यू देख सकते हो, 90 से नीचे पॉजिटिव, 90 के बाद क्या होगी, नेगेटिव अप टू 180। अब यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ये क्या है, एक सरफेस एरिया, उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है, और ये आपके साथ क्या है, एक एरिया वेक्टर।
अब एरिया वेक्टर यहाँ पर जो एंगल लेंगे, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये एंगल क्या है 90 से कम बन रहा है, ये एंगल क्या है 90 से कम मगर 0 से ज्यादा। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये क्या है 90 से क्या है कम है मगर 0 से ग्रेटर है, तो इस केस में फ्लक्स क्या आएगा पॉजिटिव। अब नेगेटिव केस में आपको नजर आ रहा है ये क्या है सरफेस एरिया है, ये वेक्टर एरिया आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर एंगल यहाँ से स्टार्ट है इस तरह से, मतलब ये क्या है ये एंगल 90 से ज्यादा है, ये वाला एंगल क्या है 90 से ज्यादा है, 90 से क्या है ज्यादा है मगर 180 के क्या है 180 से लेसर है। तो जब एंगल 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा या 180 के इक्वल होगा तो वहां पर आप कह सकते हो कि फ्लक्स क्या है फ्लक्स नेगेटिव आएगा। यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स बिकम नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स आल्सो डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। याद रखना फ्लक्स का मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला आपको बताया कि बी है मैग्नेटिक फील्ड पर और वेक्टर एरिया पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मगर एक और केस है कि जब मैग्नेटिक फील्ड बिकम क्या हो नॉन यूनिफॉर्म, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तब फ्लक्स क्या है डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। किस तरह डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको आप नोट भी कर सकते हो, इसको मैं मिटा। अब डिस्टेंस पर किस तरह डिपेंड करेगा देखना, जब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो बिकम नॉन यूनिफॉर्म। ये आपके साथ एक हॉर्स शू मैग्नेट है, सही, ये एक मैग्नेट है, आप इसका नॉर्थ साउथ पोल बना सकते हो, सही है नॉर्थ साउथ। तो इससे क्या होंगे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, सही है नॉर्थ से साउथ की तरफ। इनसाइड द मैग्नेट याद रखना इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती है यूनिफॉर्म। इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है यूनिफॉर्म। जब एजेस पर क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रिंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी नॉन यूनिफॉर्म होगी, सही है। तो याद रखना जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, क्या हो जाए नॉन यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाए नॉन यूनिफॉर्म। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉन यूनिफॉर्म होंगे तो याद रखना ये डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह। अगर मैं एक एरिया को इस पॉइंट पर रख लूँ ना, इस पॉइंट पर मैंने एक एरिया रख दिया, सही, ये एरिया, इस एरिया से मतलब इस एरिया पर मैंने सरफेस एरिया रख दिया, इस एरिया पर मतलब इस पॉइंट पर इससे कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही है 1 2 3, 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे गुजर रही है, सही है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है नॉन यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है नॉन यूनिफॉर्म। जिस तरह आप मैग्नेट से दूर होते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो आप कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है नॉन यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर क्या है यूनिफॉर्म, सबके दरमियान डिस्टेंस क्या है सेम, सबके दरमियान क्या है डिस्टेंस सेम है। यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा कम है मतलब अंदर क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है यूनिफॉर्म, सबके दरमियान डिस्टेंस क्या है सेम, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के दरमियान डिस्टेंस क्या है सेम। मगर यहाँ पर सरफेस एरिया जो मैंने लिखा है इस पॉइंट पर इससे 3 नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है। अगर इसी सरफेस एरिया को मैं उठाऊं इस पॉइंट पर रखूं, सही, ये क्या है फर्स्ट केस, ये क्या है सेकंड केस। अब इस केस में से एक ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मतलब आप क्या है जब मैग्नेट से दूर होते जाओगे तो वही सरफेस एरिया है उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो कम गुजर रही है। किसी भी एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का गुजरना उसको हम क्या कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है कम है, या क्या है 2 पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है 2 पॉइंट पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है वीक, आप कह सकते हो कम है। मगर पॉइंट 1 पर आप कह सकते हो पॉइंट 1 पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या है ज्यादा है। इस तरह भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए जब मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तब वो डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। मगर इस केस में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इस साइड पर आप एरिया रखो, इस पॉइंट पर एरिया रखो, या इस पॉइंट पर एरिया रखो, या इस पॉइंट पर एरिया रखो, तो किसी भी एरिया पॉइंट पर सरफेस एरिया रखो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है सेम गुजर रही है जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म द फ्लक्स डज नॉट डिपेंड। जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है जब केस क्या हो नॉन यूनिफॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आपने याद रखना है। इसके बाद क्या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, लास्ट टॉपिक आप क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स जिधर भी डेंसिटी का लफ्ज फ्लक्स डेंसिटी आ जाए डेंसिटी का लफ्ज आ जाए वहां पर हम एरिया पर यूनिट एरिया से डिवाइड करते हैं। जिस तरह एनर्जी डेंसिटी, जिधर भी लफ्ज डेंसिटी आ जाए वहां पर हम उसको किस चीज से डिवाइड करते हैं पर यूनिट एरिया से डिवाइड करते हैं। एनर्जी डेंसिटी फ्लक्स डेंसिटी इसको हम क्या कहते हैं मतलब पर यूनिट से डिवाइड करना। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी मतलब पर यूनिट से डिवाइड करना, सही है। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसको हम सिंपल क्या है फ्लक्स भी कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहते हैं, या इसको इसके बहुत 3 4 5 नाम है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपने याद रखना है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या सिंपल फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंटेंसिटी या सिंपल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन, इसको आप नोट्स कर सकते हो। मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सिंपल फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंटेंसिटी, ये सब क्या है सेम है। तो इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है बी इंटू ए। अगर आपने मैग्नेटिक क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम करना है तो सिंपल फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो अगर आपने मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम करना है
या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मालूम करना है तो सिंपल फ्लक्स को किस चीज से डिवाइड करो, मैग्नेटिक फ्लक्स को एरिया से डिवाइड करो। तो ये किसके इक्वल है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स को एरिया से डिवाइड करना, ये आपके साथ क्या आएगा, फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, ये सारे क्या है, सेम है। अब इसका यूनिट क्या बनेगा, याद रखना मैंने आपको 3 यूनिट क्या बनाया, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का एक और यूनिट है, क्या है, एक और यूनिट याद रखना, मैग्नेटिक फ्लक्स का एक और यूनिट है जिसको हम क्या नाम देते हैं, वेबर, WB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या बन गया, चौथा यूनिट। चौथा यूनिट बन गया मैग्नेटिक फ्लक्स का एक और यूनिट बन गया वेबर, और वेबर किसके इक्वल है, याद रखना वेबर किसके इक्वल है, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट यूनिट जो मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स का बताया था, टेस्ला मीटर स्क्वायर, तो इसलिए वेबर किसके इक्वल होता है, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसलिए चौथा यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या है, वेबर। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या बन जाएगा, सिंपल, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, वेबर, जिसको हम WB से रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, तो इसलिए यूनिट क्या बन जाएगा, वेबर इंटू मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा तो पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर मैंने लिखा भी है मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, वेबर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंटेंसिटी, इसका क्या है, यूनिट है। ये क्या है, सारे इक्वल नेम है। अब इसी तरह वेबर, वेबर किसके इक्वल है, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, ये आपको मैंने बताया भी कि वेबर किसके इक्वल है, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। अब टेस्ला खुद किसके इक्वल है, यहाँ पर मैंने आपको बताया भी, अब इससे कुछ टाइम पहले मैंने आपको फोर्स और करंट कंडक्टर का फार्मूला भी बताया, वहां पर मैंने बी की वैल्यू, मैग्नेटिक टेस्ला की वैल्यू वहां पर मैंने वो निकाली, यानी टेस्ला किसके इक्वल था, वहां पर मैंने बताया टेस्ला इक्वल है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। न्यूटन किसके इक्वल है, टेस्ला किसके इक्वल है, न्यूटन डिवाइडेड बाय एम्पेयर डिवाइडेड बाय मीटर। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, सही है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, या न्यूटन डिवाइडेड बाय एम्पेयर इनटू मीटर, सही है। तो ये अब यहाँ पर सिंपल टेस्ला की जगह क्या पुट कर देना, ये अब मैंने आपको सिंपल रिलेशन बता रहा हूँ, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपके बोर्ड एग्जाम में रिलेशन आता है। आप जनरल में आपको बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या बन गया, वेबर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर जो मैंने लिखा है। अब ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, सॉरी वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब वेबर किसके इक्वल है, अब ये रिलेशन में डेवलप कर रहा था, आपके आपको समझ आ जाए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में से एमसीक्यूज आते हैं। वेबर सिंपल किसके इक्वल है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला किसके इक्वल है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो टेस्ला की जगह इसकी वैल्यू लिख देना, टेस्ला की जगह क्या आएगा, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। एक मीटर स्क्वायर यहाँ पर है, अगर आप टेस्ला की वैल्यू पुट करते हो यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूटन एम्पेयर पर मीटर। टेस्ला किसके इक्वल है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, सही, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। यहाँ पर न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर हो गया। अब उसी तरह मीटर स्क्वायर लिख देना, मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर यहाँ पर -1, यहाँ पर क्या है +2, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल, यहाँ पर सिंपल क्या हो जाएगा, सिंपल मीटर रह जाएगा। तो क्या आपके साथ क्या आ गया, न्यूटन पर एम्पेयर इंटू मीटर, न्यूटन पर एम्पेयर इंटू मीटर। तो इसलिए वेबर किसके इक्वल है, या आप लिख सकते हो कि वेबर इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर, या आप कह सकते हो वेबर इज इक्वल टू न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स इंडक्शन, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसके यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। तो वेबर किसके इक्वल है, टेस्ला मीटर स्क्वायर, वेबर किसके इक्वल है, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। ये रिलेशन आपने याद रखना है, एक वेबर किसके इक्वल है, या वेबर इस तरह आप कह सकते हो, सही, ये आपने याद रखना। अब उसी तरह एक एमसीक्यूज, एमसीक्यूज किस तरह है कि व्हाट हैपन टू द मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन द एरिया इंक्रीज। ऑप्शन क्या लिखा हुआ है आपसे, क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स पर क्या असर होगा जब हम क्या करते हैं, एरिया को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज इंक्रीज कांस्टेंट जीरो। याद रखना, अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैं आपको एक रिलेशन बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स और एरिया, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, आप बता सकते हो या नहीं। मैं याद रखना, जो चीज आपस में डिवाइड हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रही है, तो इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स और एरिया के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है, अगर आप इसको बी को ए से मल्टीप्लाई करते हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स और एरिया में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। इस तरह आप भी देख सकते हो। मगर जब दो चीजें आपस में डिवाइड हो रही तो आपने याद रखना है कि उन दोनों में कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो सिंपल, जब डायरेक्ट रिलेशन होगा, आपसे क्या पूछा कि मैग्नेटिक फ्लक्स पर क्या असर होगा जब आप एरिया को क्या करते हो, एरिया को इंक्रीज करते हो। जब आप एरिया को इंक्रीज करोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स भी सिंपल क्या होगी, इंक्रीज, डायरेक्ट रिलेशन है तो इंक्रीज। इस तरह एमसीक्यूज आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ तक हमने अक्सर इसके कुछ अक्सर पॉइंट हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। यहाँ पर इस तरह भी आ सकते हैं कि टेस्ला किसके इक्वल है, सही, वेबर इज इक्वल टू टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर। आपसे पूछे थे कि टेस्ला किसके इक्वल है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हो कि टेस्ला इज इक्वल टू वेबर
पर मीटर स्क्वायर। तो ये वेबर यहाँ पर मल्टीप्लाई उस साइड पे जाकर डिवाइड मतलब ऊपर चला जाएगा। टेस्ला किसके इक्वल है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसलिए रिलेशन आ सकते हैं, ये यूनिट आपने याद रखने। सही है, यहाँ तक हमने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब या मैग्नेटिक इंडक्शन इसको हमने कंप्लीटली हर पॉइंट हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अगर कोई भी पॉइंट मिसिंग हो, फिर भी कोई भी पॉइंट मिसिंग हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर लेक्चर पसंद आ गया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, एक अच्छा सा कमेंट कर देना है और दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कर देना है। आपकी सपोर्ट से ये चैनल क्या होगा, ग्रो कर जाएगा। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।